सारा प्रणाम। सारा इंडिया परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्ययोगी साथियों और सारा से जुड़े समस्त निवेशकर्तागण का आज एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आपसे वादा था कि आज मुख्यालय से प्राप्त कुछ अपडेट को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। उसी वादे के तहत आज कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। आज विश्वकर्मा दिवस है और विश्वकर्मा दिवस के अवसर पर आपके समक्ष कुछ ऐसी बातों को रखना है जो निश्चित रूप से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे भ्रम भ्रांतियों को दूर करेगा। आलोचनाएं करना बहुत आसान है, लेकिन उन आलोचनाओं को सहकर आगे बढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। ऐसी कुछ लोगों के बारे में आपके समक्ष मैं बात रखने जा रहा हूं, जिसको देखकर या जिसको सुनकर आप निश्चित रूप से आलोचनाओं से लड़ने का अपने अंदर एक जज्बा पैदा कर सकते हैं, उनसे लड़ने का एक हौसला अपने अंदर पैदा कर सकते हैं और ये देख सकते हैं कि हमारी हैसियत इन लोगों के सामने बहुत छोटा है, मगर जिन लोगों का आलोचना हो रहा है वो लोग बहुत बड़ी हस्ती प्रेजेंट टाइम पर इस देश में हैं। सबसे बड़ी हस्ती हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, जिनकी आलोचनाएं हमारे देश के बहुत लोग करते हैं। अगर इन आलोचनाओं को देखकर, सुनकर अगर वो व्यथित हो जाएं तो निश्चित रूप से वो कभी इतनी बड़ी उपलब्धियों को प्राप्त नहीं कर सकते थे। ऐसे ही एक और शख्स हैं जिनकी आलोचनाएं कह लो, चाहे उनका मजाक बनाना कह लो, ये हैं आदरणीय राहुल गांधी जी, जिनके बारे में लोग तरह तरह के मीम्स बनाकर पूरे सोशल मीडिया पर वायरल करते हैं और उसको लेकर तमाम ऐसे लोग उनके बारे में कुछ ऐसी तस्वीर बना के पेश करते हैं जिससे वो व्यथित हों, लेकिन फिर भी वो बंदा उन सारी चीज़ों को दूर करके आगे की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। चाहे वो किसी भी परिस्थिति में हो, ये मायने नहीं रखता, मगर आलोचनाओं को सहकर आगे बढ़ना कुछ ऐसे ही लोग जो बहुत बड़े स्तर पर प्रेजेंट टाइम पर इस देश में हैं, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते हैं। और सबसे मुख्य बात, सबसे ज़्यादा आज की डेट में जो आलोचना होती है वो होती है माननीय साराश्री जी की। साराश्री जी की आलोचनाओं के बावजूद हम लोग पिछले 10-12 साल से लगातार आपके लिए फाइट कर रहे हैं और निश्चित रूप से उस फाइट को हम लोग जीतने के कगार पे हैं। इसलिए आलोचनाओं से डरना नहीं चाहिए। प्रेजेंट टाइम पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, ये संस्था की जिम्मेदारी है और निश्चित रूप से संस्था बहुत बेहतर तरीके से इसका सामना भी कर रहा है और वो काम भी कर रहा है। इसमें आपको मुझे बताना है और बताने से पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यालय के कुछ अपने वरिष्ठों का, जिन्होंने मुझे कुछ ऐसी जानकारियों से अवगत कराया पूछने पर, जिससे आपके भ्रम भ्रांतियाँ दूर होंगी। सबसे पहली आपकी जो प्रॉब्लम है वो है, हमने जो डिमांड किया उस डिमांड का जो रिजेक्शन जो आ रहा है या जो कुछ भी आपके लिए हो रहा है वो क्यों हो रहा है। दूसरा आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम वर्तमान में जो चल रहा है वो कि 45 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, अभी तक पे आउट नहीं आया या जो पेमेंट नहीं आया, उसके बारे में बहुत सारे लोगों के अंदर भ्रम प्रेजेंट टाइम पर है और निश्चित रूप से होना भी चाहिए, क्योंकि सरकार की तरफ से जब कोई कमिटमेंट किया गया उस कमिटमेंट को पूरा करने में वर्तमान समय तक आप देख सकते हैं कि वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। मगर इसके पीछे के कारण मुझे जो पता लगा है वो ये है कि जितने लोगों का वेरिफिकेशन जिस तरीके से होना चाहिए था शुरुआती दौर में, उस वेरिफिकेशन उतनी तेजी के साथ नहीं हो पाया और वर्तमान में और 45 दिन पहले के अंतर को अगर देखा जाए तो शुरुआती दौर में लगभग 2000-3000 लोगों का ही वेरिफिकेशन हो रहा था, मगर वर्तमान के समय में लगभग 30,000 लोगों का वेरिफिकेशन पर डे हो रहा है। और ये संख्या तब हुआ है जब काफ़ी मात्रा में लोग उस वेरिफिकेशन में जुटे हैं, लगे हैं तब, क्योंकि सहकारिता मंत्रालय की तरफ से जो 30 दिन का जो वक्त दिया गया था वेरिफिकेशन के लिए, उस वेरिफिकेशन को करने के लिए व्यक्ति ही मौजूद नहीं थे। उस व्यक्तियों को
इकट्ठा किया गया, उसमें लगाया गया, तब जाके ये वेरिफिकेशन का काम अब तेजी से चलना शुरू हुआ है। और मुझे लगता है कि 45 दिन के बाद में जो पे आउट जाना चाहिए था, वो पे आउट या पेमेंट इसी वजह से वो बाधित हुआ है। अब जाके वेरिफिकेशन का बहुत तेजी से काम चल रहा है और आने वाले 2-4 दिन के अंदर वो आपका पहला पे आउट जो 5,000 करोड़ का है वो निश्चित रूप से आपके अकाउंट में पहुंचेगा। एक बात और मुझे यहाँ पे कहना है कि पेमेंट की जो प्रक्रिया वर्तमान में है, जिसको मैं पहले कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष रख चुका हूं और आज पुनः दोबारा से रख रहा हूं, सहारा का, हमारे कार्यकर्ता का, हमारे कार्यालय का उसमें कुछ भी रोल नहीं है। वो जो जिम्मेदारी है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए गए आदरणीय न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी की देखरेख में है और वही उसके सर्वे सर्वा हैं। वो कब जारी करेंगे, कैसे जारी करेंगे, ये उनकी जिम्मेदारी है। और जब वो जिम्मेदारी अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश अगर सहारा के लिए होते हैं, तो निश्चित रूप से फिर जिम्मेदारी और जवाबदेही निश्चित रूप से सहारा का होगा, कार्यालय का होगा या वर्कर का होगा। वर्तमान में जो जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति जी को दिया गया है, ये उन्हीं की देखरेख में हो रहा है। कितना विलंब हो रहा है, कितना जल्दी हो रहा है, ये उन्हीं की जवाबदेही है। इसमें सहारा का कोई रोल नहीं है। केवल सहारा का रोल वेरिफिकेशन करने का है। वो वेरिफिकेशन करके वहाँ जो स्पेशल ड्यूटी ऑफ ऑफिसर जो नियुक्त किए गए हैं उनके लिए भेजा जा रहा है और वहां से रिकमेंड होके आपके पास तक पहुंच रहा है। मेरी कुछ लोगों से बात हुआ था, इसमें उन्होंने ये इन बातों को रखा कि जो दावे हो रहे हैं उसमें भी बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं और उन गलतियों को ठीक करके भी लोगों को आगे फॉरवर्ड किया जा रहा है। फिर भी इसमें एक बात निश्चित रूप से आपको अपने दिमाग में रखना चाहिए कि दावे निरस्त हो रहे हैं, हो जाने दो। सहारा का सर्टिफिकेट निरस्त नहीं हो रहा है, सहारा का पासबुक निरस्त नहीं हो रहा है, वो आपके अपने पास है। और आपको इस बात को भी बहुत मजबूती के साथ अपने दिलो दिमाग में बिठा के रखना चाहिए कि जो दावे अप्रूव भी हो रहे हैं उसमें मात्र 10,000 रुपये का ही भुगतान पहले चरण में आपके पास तक पहुंचेगा और उसकी प्रक्रिया भी बहुत जल्दी आपके बीच में शुरू होने वाला है। इसीलिए जो प्रॉब्लम, जो समस्या आपकी है, उस समस्याओं से निश्चित रूप से मुख्यालय अवगत है, मगर हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसमें केवल वो सलाह दे सकता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से करिए, और उसी को बेस मानकर वहां पर लोग जो बैठे हुए हैं सहकारिता मंत्रालय की तरफ से, वो लोग ही वहां पर आपकी प्रोसेसिंग को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो मेरा आपसे आग्रह है कि किसी भी हालत में और किसी भी परिस्थिति में आप इस बात को मान के चलिए कि संस्था के जो कार्य पद्धति है, जो काम है, वो बहुत ही मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और आपकी जो समस्या है उससे भी वो लोग अवगत हैं और उसका समाधान करके आपके सामने वो प्रस्तुत करने वाले हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि जो कुछ भी वर्तमान की परिस्थितियों में चल रहा है उस परिस्थितियों से आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है। इतने लंबे समय से आप लोगों ने संघर्ष किया, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो जमाकर्ता हो, उस संघर्ष को करते हुए हम आज इस समाधान के पड़ाव पर हैं और निश्चित रूप से आपके इस समाधान को करने के लिए पहले कोई नहीं था। आज कम से कम आपके समक्ष, आपके साथ सरकार का एक नियामक खड़ा है। पहले नियामक जो था वो आपके विरुद्ध खड़ा था और आज का जो नियामक है, जो सहकारिता मंत्रालय है या सीआरसी है, वो आपके सहयोग के लिए आपके साथ खड़ी है और आने वाले कुछ ही समय में आपका जो भुगतान की जो प्रक्रिया है वो रेगुलर वे में हो जाएगी और जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएंगी। आपका एक एक सवालों के जवाब वो आपके समक्ष ऑटोमेटिक आने लगेंगे, आपकी जो समस्याएं वो भी दूर हो जाएंगी। इसलिए किसी भी हालत में, किसी भी परिस्थिति में
ये दिमाग में बिल्कुल रखना ही नहीं है कि भुगतान नहीं होगा। भुगतान तो 100% होगा और हर हालत में होगा, हर कीमत पर होगा। इस वजह से आपको केवल एक बात ये सोचना है कि सहारा इंडिया परिवार अगर फ्रंट पे है तब आपकी समस्याओं का समाधान है। अगर सहारा इंडिया परिवार फ्रंट पे नहीं होता, जैसे और कंपनियों के मैनेजमेंट पलायन कर गए, वैसे सहारा इंडिया के मैनेजमेंट भी पलायन कर दिया होता, तो शायद आज हम जो भी आलोचना कर रहे हैं उसको करने के लायक भी नहीं होते। ये हमारा एक नैतिक विजय एक तरीके से इसको माना जाए कि हम लोग फाइट करते हुए आपके समाधान की तरफ अग्रसर हैं। और वर्तमान में एक और बात कहीं न कहीं से आपके समझ आ रहा होगा, महाअदालत जिस तरीके से शोरगुल लोगों का हो रहा है, उसके बारे में सहारा इंडिया परिवार बेहतर तरीके से जानेगा, बेहतर तरीके से समझेगा, उसको कैसे हैंडल करना है, क्या कार्रवाई करना है। इसमें किसी भी कार्यकर्ता को हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है और नहीं उसके पास कोई पावर है। कोई भी वरिष्ठ ऐसा वहां पर जाने के लिए भी नियुक्त नहीं किया गया है कि वहां जाकर आपकी बातों को वहां पर रखा जाए। वो मैनेजमेंट की बात है, वो मैनेजमेंट देखेगा। लेकिन जो व्यक्ति वहां पर जो बात कर रहा है, उस व्यक्तियों के बारे में भी आशुतोष पाठक जी को और ओझा जी को इस बारे में सोचना चाहिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस तरीके से हमारे समझ आ रहा है, वो कैसे आंदोलन के नाम पर लोगों को बेवकूफ बना के तमाम पैसों को हजम करके बैठे हुए हैं, तमाम चंदाखोर हैं। इन सारे लोगों की पृष्ठभूमि को देखकर ही अपनी डिबेट में बुलाना चाहिए, क्योंकि आशुतोष पाठक जी बहुत बढ़िया काम शुरुआत में किए और निश्चित रूप से आपके अधिकारों के बारे में उन्होंने बोला। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं और निश्चित रूप से हम उनके आभारी हैं कि सहारा और सेवी विवाद को उन्होंने आम जनमानस के बीच रखा और न्याय की बात की। लेकिन वर्तमान में वो भी कुछ ऐसे लोगों के बीच में घिरे नजर आ रहे हैं जिनको उनको अपने साथ में नहीं लेना चाहिए था। उनकी बैकग्राउंड, उनकी पृष्ठभूमि को जानने के बाद में उनको लेना चाहिए था, क्योंकि वो लोग वो हैं जो संस्था से निष्कासित किए गए हैं। और निष्कासित किया गया किसी भी कंपनी का हो, चाहे सरकारी महकमे का हो, वो कभी भी उसके फेवर में बात कर ही नहीं सकता, कभी भी पॉजिटिव बात कर ही नहीं सकता। वो हमेशा नेगेटिव बात ही करेगा और नेगेटिव बात करके ही वो अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे लोगों से बहुत पैसा रसीदों के नाम पर उगाही किया हुआ है और जिन्होंने पैसा दिया है उन लोगों को उनको जवाब भी देना है। इसीलिए वो संस्था के बारे में नेगेटिव चर्चा परिचर्चा जरूर करेंगे और इस नेगेटिव चर्चा परिचर्चा से किसी भी पॉजिटिव हमारे सहारियन साथियों को या हमारे सहारा के सामान्य जमाकर्ताओं को बिल्कुल हैरान परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आलोचनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति अगर मानसिक रूप से स्ट्रांग है तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, और आलोचनाओं को सुनकर जो मानसिक रूप से स्ट्रांग नहीं है, मानसिक रूप से मजबूत नहीं है, वो निश्चित रूप से फ्रस्ट्रेशन में जाता है। इसीलिए मुझे ये बात आपको जरूर बताना था कि महाअदालत में क्या हो रहा है, क्या उसका निष्कर्ष निकलेगा, इसको पूरा देखरेख की जिम्मेदारी या पूरा देखरेख या उसके ऊपर नजर रखने का काम संस्था का है। इसमें किसी भी वरिष्ठ को, किसी भी व्यक्ति को सहारा की तरफ से नियुक्त नहीं किया गया है। अगर इसमें अगर कोई बात होता तो निश्चित रूप से सहारा का कोई न कोई प्रतिनिधि वहां पर नियुक्त होता है और अपनी बातों को रखता है। हम लोग जवाबदेह केवल एक अदालत के हैं, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर ही ये सारी प्रक्रियाएं चल रहा है। इसके अलावा कोई भी अदालत से हमारा कोई लेना देना नहीं है, न संस्था को लेना है, न आपको लेना देना होना चाहिए, न किसी जमाकर्ता को लेना देना होना चाहिए। ये भी जरूर देखना चाहिए कि जो आदेश माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है भुगतान करने के लिए, वो भी सहकारिता मंत्रालय को और वहां से नियुक्त माननीय न्यायमूर्ति सुभाष रेड्डी जी को है। इसके अलावा कोई और व्यक्ति इसमें बिल्कुल भी कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, कोई समाधान नहीं दे सकता। वहीं से समाधान मिलेंगे, वहीं से भुगतान आपके अकाउंट में पहुंचेगा।
एक बात और आपको मुझे बताना है कि जितने भी लोग रजिस्ट्रेशन किए हैं, उस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद जो भी अमाउंट आपके आ रहा है या आएगा, उसको भी लेकर तनिक भी आपके मन में संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्टिफिकेट आपके पास है, पासबुक आपके पास है, और भी जितने भी प्रपत्र सहारा इंडिया के हैं वो आपके पास हैं। कोई भी कंपनी कागज मार्केट में छोड़कर फुल सेटलमेंट किसी भी कीमत पर नहीं कर सकती। तो एक बात महत्वपूर्ण इसमें है कि जब आपके कागज आपके हाथ में है, जब पासबुक आपके हाथ में है, तो फाइनल सेटलमेंट किसी कीमत पर नहीं हो सकता। वो फाइनल सेटलमेंट तभी होगा जब आपके प्रपत्र, आपके पासबुक, आपके सर्टिफिकेट कार्यालय पर सरेंडर होंगे। कार्यालय पर सरेंडर होने वाले टाइम पर आपका फुल सेटलमेंट, फुल ब्याज समेत हिसाब किताब होके ही उसमें भुगतान आपका होगा। कुछ ऐसी भी सूचनाएं मुझे मुख्यालय से मिला है कि जो आपका जो लॉयल्टी बोनस पॉइंट है, उस लॉयल्टी बोनस पॉइंट को वो लोग वहां पर वर्तमान में नहीं मान रहे हैं। हो सकता है वो रिजेक्ट हो जाए। रिजेक्ट होने पर भी आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत वहां पर नहीं है। वो जो कुछ भी सेटलमेंट होगा वो सहारा इंडिया परिवार के माध्यम से ही होगा, और निश्चित रूप से तभी आपकी समस्त समस्याओं का समाधान होगा। मैं कई वीडियो में इस बात को मैंने रखा है कि जब तक 26,000 करोड़ रुपए का डिमांड या भुगतान सहकारिता मंत्रालय की उस साइड से नहीं हो जाता, तब तक सहारा इंडिया परिवार का वर्तमान में किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं है। और वो रोल तभी शुरू होगा जब माननीय सुप्रीम कोर्ट सहारा इंडिया परिवार को भुगतान के आदेश देंगे, और ये उसकी डेडलाइन 28 दिसंबर तक है। 28 दिसंबर तक सहारा इंडिया परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार का सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 1% भी हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं है। आपने सुना होगा कुछ लग्गड़ बग्गे एक समूह में इकट्ठा होकर शेर का शिकार करते हैं। ऐसे ही कुछ लग्गड़ बग्गे सहारा रूपी शेर का शिकार करने के लिए निकले थे, और उन लग्गड़ बग्गों से बचाने के लिए अगर सरकार साथ में है, सुप्रीम कोर्ट साथ में है, तो निश्चित रूप से इन दोनों महाशक्तियों पर आपको विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान में इतनी कंपनियां थी, कभी भी कोई भी रेगुलेटर उनके पक्ष में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन सहारा इंडिया परिवार के पक्ष में आज की डेट में सहकारिता मंत्रालय भी है, और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो निश्चित रूप से सहारा इंडिया परिवार के पक्ष में है। और आने वाले कल में जब और निर्णय होंगे और फैसले सुनाए जाएंगे, वो आपके पक्ष में होंगे, आपके हित में होंगे। इसीलिए ये जो चैप्टर 9 महीने का है, इस 9 महीने के चैप्टर को समाप्त होने तक आप अपने मनोदिशा को, अपने मनोबल को, अपने जज्बे को, अपनी हिम्मत को बना के रखें। क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी आलोचना आपका अगर कोई करता है तो निश्चित रूप से वो जरूर फ्रस्ट्रेशन में होगा, इसी वजह से करता है। अब देख लीजिए, मेरे इस वीडियो पर तमाम लोग फ्रस्ट्रेशन में आके तमाम उल्टी सीधी बातों को लिखेंगे, तो इसका मतलब है कि मैं उन समस्त कार्यकर्ताओं को जो हजारों की संख्या में हैं, उनको ऐसे ही तनहा छोड़ दें? क्या उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग फ्रंट पे आके बात भी उनको न बताएं, बात भी न करें? आलोचनाओं से डरना नहीं है, आलोचनाओं का डट के मुकाबला करना है, आलोचनाओं को फेस करना है, और यही शायद जीवन है। क्योंकि बिना आलोचनाओं के जो जीवन जीता है वो तो मृत्यु के समान है। जिंदे व्यक्ति की ही आलोचना होती है, मरने वाले व्यक्ति की तो हमेशा तारीफ ही होती है कि वो बहुत बढ़िया आदमी था। इसीलिए हम अभी जिंदा हैं, सहारा भी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट, सहकारिता मंत्रालय आपके फेवर में है, इसीलिए आपके समाधान की 100% गारंटी है, और इस समाधान को लेकर आपके समक्ष कुछ ही समय के बाद आपके बीच में जरूर आएंगे। इसके अलावा कुछ और अपडेट मुख्यालय से माननीय महोदय के द्वारा हमको बताया गया। उसमें ये बोला कि संस्था बहुत मजबूती के साथ आपके साथ है। कुछ बंदिशें सरकार की तरफ से, कुछ बंदिशें
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हैं, और जब तक वो बंदिशें हमारे समक्ष हैं, सही मुनासिब वक्त आने तक हम अभी फिलहाल उसी मुद्रा में हैं जो वर्तमान में चल रहा है। जैसे ही हम लोग उस मुद्रा से बाहर निकलेंगे, बंदिशों से बाहर निकलेंगे, आप देखेंगे एक नए रूप में सारंगी परिवार आसमान की बुलंदियों को छुएगा। कोई भी आलोचक तब सामने नहीं आएगा। आपका और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि पिछले 32 साल 33 साल से मैं सारंगी परिवार का हिस्सा हूं, आप 45 वर्षों से सारंगी परिवार को देख रहे हैं, तो आज भी हमारा ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम हर परिस्थिति में हैं, हर कंडीशन में सारंगी परिवार के साथ खड़े हों और भरोसा रखें। आपको भरोसे को टूटने नहीं दिया जाएगा। अगर भरोसे को टूटना होता तो ये भरोसा बहुत साल पहले टूट गया होता। सारे ऑफिसों को बाइंड अप करने का बहुत खूबसूरत समय था कोरोना काल, लेकिन फिर भी सारा का ऑफिस खुला, फिर भी सारा का मुख्यालय खुला, और आज भी बड़े शान से सारा का मुख्यालय अपनी जगह पर खड़ा है और पूरी ताकत के साथ जो सहकारिता मंत्रालय की तरफ से आदेश मिले हुए हैं, डायरेक्शन मिला हुआ है, उसको फॉलो करके आपकी समाधान की तरफ अग्रसर है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, इतने सारे वीडियो मेरे माध्यम से आपके समक्ष दिए गए, एक वीडियो में आप मुझे ऐसा बताइए कि जिस दिन मैंने आपसे बात किया हो 1% भी आत्मविश्वास की कमी नजर आई हो, 1% भी आपको ये लगा हो कि इनकी बातों में, इनके शब्दों में कहीं एक थोड़ा सा भी कमजोरी झलकती है, नहीं। ठीक उसी प्रकार सारंगी परिवार का आत्मविश्वास, वहाँ का जो भी माहौल है उस तरीके का, वो भी एकदम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि उनको ये दृढ़ विश्वास है कि आने वाले समय में हम लोग सारंगी परिवार के विजेता के रूप में खड़े होंगे। आपकी लड़ाई को जीत कर हम लोग दिखाएंगे। और गोल्डन पे आउट की बात हो, चाहे डेथ मैच्योरिटी केस की बात हो, चाहे पासबुक खोने की बात हो, जो कुछ भी है, उसके लिए अभी हमारे पास तक कोई डायरेक्शन ऊपर से नहीं मिला है, तो मैं आपको उसके बारे में कोई चीज गलत नहीं बता सकता। हाँ, ये बात जरूर है कि जो पत्र शायद 3-4 महीने पहले जो आया था, जिसके बारे में बोला गया था शायद जून जुलाई से पे आउट की स्थिति ठीक होगी, तो उसमें एक लाइन ये भी थी कि परिस्थितियां ठीक होने के बाद, तो परिस्थितियां तो जैसे पहले थी वैसे आज भी हैं। हो सकता है इस वजह से पे आउट के बारे में आपको सोल्यूशन नहीं मिल पाया हो, तो आप अपनी संस्था के जो भी मैनेजमेंट है उसके बारे में ये बात जरूर देख लें कि अगर उनके पास कोई समाधान होता तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं होती, वो समाधान आपके पास तक पहुंच गया होता। और भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं आपको बता सकता, और मुझे ये गाइडलाइंस भी मिला हुआ है कि कुछ चीज़ें सार्वजनिक मंच से नहीं कहना चाहिए, इसीलिए उन बातों को मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा। मगर ये बात जरूर रखूँगा कि आने वाला कल आपका होगा, हमारे जमाकर्ताओं का होगा, हर एक व्यक्ति को जवाब दिया जाएगा, हर एक व्यक्ति के सवालों को बहुत मजबूती के साथ जवाब दिया जाएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि कुछ समय आप लोग थोड़ा सा पेशेंस बनाएं, धैर्य बनाएं। हम लोग और हमारा संस्था, हमारा मुख्यालय पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित है। किसी भी हालत में हम लोग आपके साथ ही रहेंगे, 1% भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। मुझे आज इतना ही कहना था, और आपसे आग्रह है कि जो भी सूचनाएं मैंने आपको उपलब्ध कराया है, उन सूचनाओं को आप अपने साथियों तक जरूर बताएं, और किसी महाअदालत के जो भी प्रतिक्रिया है उस पर ज़्यादा रिएक्शन देने की जरूरत नहीं है। और हमारे कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि उसके जो लिंक हैं उसको भी वायरल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक पक्षीय सुनवाई, क्योंकि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उनका तो कोई प्रतिनिधि वहाँ पे है ही नहीं, तो आप बिना पक्ष और विपक्ष को सुने हुए आप कोई डिसीजन कैसे ले सकते हैं। इसका केवल एक ही मुखिया है, वो है माननीय सुप्रीम कोर्ट। वहीं से आपको गाइडलाइंस मिला है, वहीं से आपको गाइडलाइंस मिलेगा, वहीं से आपकी समस्या का समाधान होगा, और वो समाधान हम लोग प्रोग्रेस पे है, हम लोग निरंतरता पे हैं। किसी भी हालत में
आपको मझधार में नहीं छोड़ा जाएगा। इसके लिए 3 लोग प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और दृढ़ निश्चय के साथ में खड़े हुए हैं। नंबर 1 सुप्रीम कोर्ट, नंबर 2 सीआरसी या सहकारिता मंत्रालय और नंबर 3 सहारनपुर परिवार। ये तीनों की महाशक्तियों का गठबंधन आपकी समस्याओं को समाधान दिलाकर ही मानेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई भी व्यक्ति, कोई भी अन्य शक्ति इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और जब इन सारी चीजों का निराकरण हो जाएगा तब जाकर आप हर एक व्यक्ति को जवाब दे पाएंगे। इसलिए बिल्कुल निश्चिंतता के साथ आप एकदम मजबूती के साथ इस बात को तय कर लें कि हम लोग आपकी समस्याओं का समाधान जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसको अपने कार्यकर्ताओं तक, जमाकर्ताओं तक जरूर पहुंचा दें। धन्यवाद। सादर सारा प्रणाम। भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की, भारत मां की, भारतवर्ष की। भारत भावना दिवस हम सबके लिए एक उत्सव है, उल्लास का दिन है। परंतु आज का दिन हमें मिला है भारत मां के उन वीर सपूतों के लिए जिन्होंने वर्षों, दशक अपने प्राण की परवाह किए बिना ब्रिटिशर्स से लड़कर हमें आजादी दिलाई। देश की आजादी की लड़ाई लाखों ने हंसते हंसते अपने प्राण की आहुति दी। आइए हम सहारा, जन सहारा, गान बन कर आ। दम दम दम, हे दमा दम दम दम। मेहनत का कहना मान ले, रुकने का ना तू नाम ले। दम दम दम, हे दमा दम दम। उम्मीद है, अरमान है, हम खुद अपनी पहचान है। हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। कस ले हम जो मुट्ठी कस ले, किस्मत अपनी हम खुद लिख ले। बढ़े हर कदम जोश हमारा, हम हैं सहारा, हम हैं सहारा, विश्वास की बहती धारा। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।